हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 35वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपकी जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, इंटीग्रेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे रिवीजन क्लास चलाए जा रहे हैं सिविक्स का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, 1919 के एक्ट द्वारा जो है 8 प्रमुख प्रांतों में जो है, जिन्हें गवर्नर के प्रांत भी कहा जाता था, द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई थी। किसके अधिनियम के अंतर्गत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान को जो है कनाडा के संविधान के समान दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, अपितु एक ही नागरिकता है, अर्थात भारत की नागरिकता किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 में भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी, तो किसने डाला था? तो सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने 1861 के अधिनियम के साथ जो है भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अद्यप रुक कर अप्रत्यक्ष तरीके से जो है प्रारंभ की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार जो है 1862 के अधिनियम से जो है भारत में भली भांति तथा वास्तविक रूप से जो है प्रतिनिध्यात्मक शासन की नींव पड़ चुकी थी। ठीक है, शुरुआत जो है 1961 में हुई थी, लेकिन 1862 में जाकर के यह पूर्ण रूप ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में ये आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देती है, जिसका अर्थ यह है कि शासन की शक्तियाँ, दायित्व और नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे हो और ये शाखाएं एक दूसरे के स्वाधीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप लोग जानते होंगे ये 368 में। ठीक है, 368 के तहत जो है संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान में किसी उपबंध पर जो है परिवर्तन या निरसन के रूप में जो है संशोधन इस अनुच्छेद के जो है अनुसार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए थे? तो ये 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, संविधान के जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की थी, बल्कि यह जो है लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में भी सार्थक सिद्ध हुआ था। और अनुच्छेद 243 के 3 में, ठीक है, अनुसार जो है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से जो है 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होंगे। ये कहा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के 3 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाषण की है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में के द्वारा जो है 20 जून 1979 के अनुच्छेद 19 के 6 में जो है 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, इसको जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से जो है पूर्णतया हटा दिया गया था और इसकी बजाय संविधान के भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 में एक नया अध्याय 4 और एक नया अनुच्छेद जो है 300 जोड़ा गया, जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार को उसमें रखा गया। ठीक है, तो ये भाग 12 में एक अध्याय जोड़ा गया, चौथा अध्याय, और उसमें अनुच्छेद 30
300 में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। ठीक है, तो पहले तो ये संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से इसको हटा करके जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको रख दिया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के 359 में जो है ये वर्णन किया गया है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके जो है प्रवर्तन का निलंबन करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगी। ठीक है, तो 20-21 को प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है और बाकी सभी अनुच्छेद के मौलिक अधिकारों को में उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, प्रवर्तन किया जा सकता है, रुकावट किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जीवन का अधिकार जो है, ठीक है, आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 359, अभी हम लोग ऊपर ही प्रश्न पढ़े हैं के अधीन जो है अनुच्छेद 20 में वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और जो 21 में दिया है उल्लिखित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण का अधिकार संबंधी अधिकार जो है निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्राण एवं दैहिक है अनुच्छेद 21, और 20 क्या है आपका? अपराध जो किए रहते हैं दोष सिद्ध करने के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार होता है, इन दोनों अनुच्छेदों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ जीवन का अधिकार जो है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 1976 में किए गए संविधान संशोधन के 42वां संशोधन द्वारा जो है मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता पूर्णतया स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 31 के सी, ठीक है, अनुच्छेद 31 के सी में जो है परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि भाग 4 में उल्लिखित सिद्धांतों में से जो है सभी या किन्हीं सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी कानून की वैधता को जो है इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह जो है मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे 51 का ए में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1976 में जो है किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जो है 4 का ए, ठीक है, मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन इसमें जोड़ा गया था, और इस शीर्षक को जो है अनुच्छेद 51 के ए में जो है रखा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितना है? 11 है। ठीक है, तो ये 86वें संविधान संशोधन में जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? तो आप लोग जानते होंगे अटॉर्नी जनरल जो होता है, ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत जो है प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोलें और उसकी कार्यवाही में जो है अन्यथा भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होता है। ठीक है, ये मत देने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि वहाँ भाग लेने का अधिकार इसको 88 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो ये भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 89 के आर्टिकल 1 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी उसकी अध्यक्षता वो करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 79 के तहत जो है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम जो है राज्यसभा, लोकसभा होंगे, और वो एक राष्ट्रपति होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75
ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 3 में जो है वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 78 का बी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के बी में जो है 78 जो कहता है, अनुच्छेद खाली 78 आप लोग देखिए, अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। और 78 के ए के अनुसार जो है प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो मंत्रिपरिषद होती है सरकार के सभी विनिश्चय के सभी राष्ट्रपति को जो है संसूचित करे। और जबकि 78 का बी जो है 78 का बी में कहा गया है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे प्रधानमंत्री दें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का, सरकार से सूचना यानी प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार 78 के बी में है। और 78 के ए में जो है प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद विनिश्चय के सभी राष्ट्रपति को जो है संसूचित करे, ठीक है। वो संसूचित करने का व्यवधान इसमें दिया गया है 78 के में, और बी में जो है सरकार से वो सूचना मांग सकता है, मांगने का अधिकार 78 के बी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, ठीक है, जो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के कारण ही जो है भारत में न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी कानून अथवा सरकार के आदेश का परीक्षण करके जो है उनकी संवैधानिकता अथवा कहा जाए तो वैधता के प्रश्न को निश्चित करती है। तो यहाँ पर निश्चित करना मतलब आदेश देती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं तो कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। राज्य के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 155 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, आंसर राष्ट्रपति करता है ना, ठीक है। राज्य के राज्यपालों की पूछा है तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्य द्वारा जो है नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे थोड़ा आंसर करेक्शन कर लीजिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्करण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया था कि पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी उपबंध का कोई भाग विधिमान्य पाया जाए तो शेष भाग की विधिमान्यता पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बशर्ते इसे जो है अपेक्षित भाग से पृथक किया जा सकता है, ठीक है, तथा अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही है। और इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत प्रवर्तित किया है, तो ये गलत है आपका, ठीक नहीं, ये भी सही है। इसने विकासशील व्याख्या का सिद्धांत प्रवर्तित किया है, ठीक है, सही है। उच्चतम न्यायालय ने प्रगतिशीलता परक निर्वाचन के सिद्धांत को माना है, जिसका अर्थ है संविधान का निर्वाचन करते समय सतत परिवर्तनशील सामाजिक एवं कानूनी संदर्भ को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को संवैधानिक मामले में सलाह देता है, तो ये गलत है। यह निहित अधिकार रखता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा मात्र आपका सही है, ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्श का अधिकारिता प्रदान करता है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का जो है प्रत्यक्ष संबंध अनुच्छेद 13, 32, 132, 133, 226, 228 तथा अप्रत्यक्ष संबंध में देखा जाए तो अनुच्छेद 251 और 254 से है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा आपका दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा इसमें सही है।
51 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1955 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने राय साहब राम जियावा कपूर अन्य बनाम जो है पंजाब राज्य के मुकदमे में कहा था कि यद्यपि कार्यकारिणी की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं और राष्ट्रपति को उसके परामर्श के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस में कहा गया था, तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो ये राय साहब राम जियावा कपूर तथा अन्य बना पंजाब राज्य के मुकदमे में ये कहा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी है? तो ये भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, ठीक है, जिसको कहा जाता है, इनका पद जो है उन पदों में से जिसे संविधान के विशेष स्थान दिया गया है, वह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है और उसका कार्य जो है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों का पर सलाह देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर? भारत सरकार के अधिनियम जो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है बंटवारा किया गया है। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के वितरण के लिए जो है हमारे संविधान में विस्तृत उपबंध किए गए हैं, बनाए गए हैं। और इसमें मुख्यतः जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 की करों और कर के विभिन्न राजस्व के वितरण के संबंध में जो है तथा उधार लेने की शक्ति के बारे में उपबंधों का अनुसरण किया गया है। तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है? तो सहकारी संघवाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप जो है सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया था। किसने? तो ऑस्टिन ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया था, नाम दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दी गई है? तो ये वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये भारत को दिया गया है, लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को ये नहीं दिया गया है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, इसके अंतर्गत जो है दिए गए मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिया गया है। कौन कौन? 15, 16 और 19, ये खाली भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है, 19 का क में जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो ये जीवन का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़े भी चुके हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 359 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित शक्ति सीमा से बाहर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को स्थायित्व सौंपा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है 51 अनुच्छेद जो 51 दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व राज्य को जो है सौंपा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? तो निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भारतीय संविधान में जो मूल संविधान बना था उसमें इसका वर्णन नहीं था। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। ठीक है, इसी संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में, ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 39 के ए में
ए में जो है इसको एक समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, लेकिन शुरुआती जो मूल संविधान बना था उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये 42वें संविधान संशोधन में इसको किया गया था, अनुच्छेद 39 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात अनुच्छेद 51 के क में तहत की गई है। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा उस मूल कर्तव्य में जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपात के घोषणा द्वारा। ठीक है, इसको निलंबित किया जा सकता है किस अनुच्छेद को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी को निलंबित किया जा सकता है। 21 में है जीवन प्राणदैहिक और 20 है जो लोग मतलब गिरफ्तार हुए रहते हैं उनके संबंधी में ये व्यवस्था करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है। तो ये है 75 के बी में, 75 के सी में या 75 के 3 में। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 का 3 है यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से निम्न सदन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्थानीय शासन राज्य सरकार के प्राधिकार प्राप्त करता है और एवं उसके अधीनस्थ होता है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थानीय शासन जो है राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में, ठीक है, प्रविष्टि जो 5 है उसमें आने वाला विषय है। ठीक है, और इसलिए संसद को इस बारे में विधि बनाने की शक्ति नहीं है। स्थानीय शासन जिसके अंतर्गत जो है नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही अनन्य रूप से राज्य का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ही आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बी देख लीजिए, स्थानीय सरकार राज्य सरकार से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है और स्थानीय शासन राष्ट्रीय हित के कार्य संपन्न करता है। तो ठीक है, ये तीनों सही है आपका, और यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये अनुसूची 12 जोड़ी गई है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 74वां जो संविधान संशोधन से जो है भारतीय संविधान में भाग 9 के ए में तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें, ठीक है, और जिसमें जो है 18 कार्य मदों का उल्लेख जो है शहरी स्थानीय शासन के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 12वीं अनुसूची में, और भाग पूछेगा तो भाग 9 के ए में। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन में जो है इसको जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में गांव विकास खंड तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया था 73वें संविधान संशोधन में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था और एक त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, प्रखंड में जो है पंचायत समिति तथा जिला में जो है जिला परिषद की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो किस समिति द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी थोड़ा कर दिया कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।